हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमें थोड़ा भाषा बोध वगैरह के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था। जिन लोगों ने भी भाषा बोध की क्लास और थोड़ी परिभाषा वाली जो क्लास थी, स्वर और व्यंजन का वर्णों का जो क्लास था, उस क्लास को अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लें, क्योंकि तभी वो समझ में आएगा। हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था कि जो स्वरों के वर्णों के दो भेद होते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। आज अपन स्वरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, स्वर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि स्वर जो है, स्वर वो होते हैं स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे अ का उच्चारण, आ का उच्चारण, ई का उच्चारण अपने मुख के माध्यम से आप स्वतंत्र रूप से करते हो, जबकि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने क बोला है, तो क बोला है एक व्यंजन है, तो इस व्यंजन को बोलने के लिए क वर्ण और साथ में अ वर्ण का प्रयोग करना पड़ रहा है। यानी किसी भी वर्ण का आप प्रयोग करते हैं तो उसमें दो इनमें जो है अ वर्ण का प्रयोग हो ही जाता है। ये व्यंजनों के लिए निश्चित किया गया है, मगर स्वरों के लिए निश्चित किया गया है कि स्वर हमेशा जब इनका उच्चारण किया जाएगा तो स्वतंत्र रूप से होगा। जैसे अ बोलने से या आ बोलने से किसी और वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ स्वरों की आवृत्ति हो रही है। स्वरों के अलावा और किसी वर्ण की आवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए वर्णों का जो यानी वर्णों में स्वरों का जो उच्चारण किया जाता है वो किस रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाए वो क्या कहलाते हैं, आपके स्वर कहलाते हैं। यही ध्यान रखना है कि स्वरों का विभाजन उच्चारण के आधार पर है। स्वरों का विभाजन किस आधार पर है, उच्चारण के आधार पर है, और जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाए वो स्वर होते हैं। फिर हमने देखा कि स्वरों की संख्या, कल भी हमने चर्चा किया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो जब आपसे परीक्षा में सामान्यतः पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 ही स्वर होते। कैसे होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 13। क्योंकि हमने यहाँ पर स्वरों की संख्या कितनी लिखी है, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी लेखन के आधार पर स्वर हो जाते हैं हमारे पास 13, लेकिन स्वरों की मूल संख्या कितनी है, 11 ही संख्या है उनकी, ठीक है। लेकिन उनकी मात्रा में अगर आप देखेंगे तो जैसे अ का कोई मात्रा होता ही नहीं, आ में सिर्फ एक डंडी, ई में छोटा ई की मात्रा, बड़ी में बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ में छोटा ऊ की मात्रा, ऊ में बड़ा ऊ की मात्रा, ए में एक डंडी, ए में दो डंडी, ओ में एक डंडी और रखी लकीर, ओ में और डंडी। अम की मात्रा नहीं होती और री की मात्रा वैसी ऐसे जैसे हमने कल देखा था कि लिखते हैं अपन कृष्ण, तो ये री की मात्रा है। यानी मात्रा के आधार पर देखा जाए तो मात्रा 10 प्रकार की। स्वर पूछा जाए तो स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। मात्रा कितनी होती है स्वरों की, तो 10 की मात्रा होती है, अ की मात्रा नहीं होती है। अ स्वाभाविक रूप से लगता है, स्वतंत्र रूप से लगता है, हर वर्ण में, अरे हर व्यंजन में पाया जाएगा अ। और अगर पूछेगा कि लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं आपके पास, तो उनकी संख्या होती है 13। अब सवाल उठता है कि जो ये अम और आ क्या है, उनके बारे में जान लेते हैं। कल भी हमने चर्चा किया था इससे पहले वाली क्लास में कि अम और अ जो है वो अयोगवाह है। अयोगवाह उन वर्णों को कहा जाता है जो है तो स्वर, लेकिन इनका उच्चारण व्यंजन की तरह किया जाता है। अयोगवाहों की संख्या होती है कितनी, 2 होती है, इसलिए लेखन के आधार पर 13 हो जाते हैं। वैसे समानता कितनी होती है, 11, लेकिन अयोगवाहों को जोड़ लेने के बाद इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 13। तो अयोगवाह एक होगा अम, जिसे अनुस्वार कहा जाता है और इसका उच्चारण म की तरह किया जाता है। इसका उच्चारण कैसे, जैसे संबंध, तो संबंध में म का उच्चारण जो किया गया है वो अम लगा हुआ है। और अह जो लगा हुआ है वो विसर्ग, जिसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, ह की तरह इसका उच्चारण किया जाता है। यानी कि है वो स्वर, लेकिन जब उनका उच्चारण किसकी तरीके से किया जाने लगे, व्यंजन की तरह किया जाने लगे, तो हम उनको क्या कह देते हैं, अयोगवाह। तो इसलिए स्वरों की संख्या बताना है आपको 11। अयोगवाहों को लेने के पश्चात या जो लेखन के आधार पर अगर आप पूछे तो आपको बताना है 13, और अगर पूछे कि उसकी मात्रा कितनी होती है तो उसको बताना है 10। ठीक। इसके अलावा स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, तो सबसे पहले स्वरों का जो प्रकार हमने देखा है वो किस आधार पर देखा है, मात्रा के आधार पर देखा है या उच्चारण के आधार पर देखा है। तो स्वरों का विभाजन उच्चारण के आधार पर होता है।
पहला जो है मूल स्वर, और मूल स्वरों को ही कहा जाता है हस्व स्वर, और हस्व स्वरों को ही कहा जाता है लघु स्वर। मूल का मतलब होता है मूल, जो बेसिक होते हैं। हस्व का मतलब होता है छोटा, और लघु का मतलब भी होता है छोटा। मूल हस्व या लघु स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन सी है? अ, ई, उ और री। ये हस्व स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें मात्रा की संख्या एक ही है। इनकी मात्रा की संख्या कितनी है? एक है। इसलिए उच्चारण में जो समय लगता है वो 1 गुना लगता है। उच्चारण में समय जो है सामान्यतः 1 गुना लगेगा। अ, ई, उ और ए कम समय लगता है अपेक्षाकृत। वहीं पर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से? आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। इनमें कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है। इसीलिए 1 मात्रा है तो 1 गुना समय, 2 मात्रा है तो 2 गुना समय। क्या ध्यान रखना है कि हस्व स्वर मूल स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन सी? अ, ई, उ और री का ये 1 मात्रा है, इसलिए उनके उच्चारण में 1 गुना समय लगा। इसलिए मात्रा के आधार पर लघु स्वर या मूल स्वर या हस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वर इसलिए भी कहते हैं कि इन स्वरों से, इन 4 स्वरों से बाकी स्वरों का निर्माण किया जा सकता है। इन्हीं 4 स्वरों से बाकी स्वरों का निर्माण आगे अपन देखेंगे। इन्हीं 4 स्वरों से बाकी स्वरों का निर्माण हुआ है। तो हस्व स्वरों में 1 मात्रा तो 1 गुना समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा तो 2 गुना समय। अब जो दीर्घ स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। 2 मात्रा 2 गुना समय लगा इसमें। इनका भी विभाजन 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक संधि स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। संधि स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई और उ। जबकि संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए, ओ औ। संधि स्वर इनकी संख्या आ है। आ जो है वो 2 प्रकार के अ से मिलकर बना हुआ है। आ बड़ा ई, छोटा ई और छोटा ई से मिलकर बना हुआ है। बड़ा उ, छोटा उ और छोटा उ से मिलकर बना हुआ है। जबकि ए जो है वो अ और ई से मिलकर बना हुआ है। यानी ये अ जो लघु स्वर है अ, और साथ में किससे मिलकर बना हुआ है? लघु ई से बना है। इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ए जो है अ और ए से बना हुआ है, यानी लघु स्वर ए और खुद ए, छोटा जो ए है उससे मिलकर बना हुआ है। ओ जो है अ और उ से मिलकर बना है, जबकि अ जो है अ और ओ से मिलकर बना होता है। आगे इनको ध्यान रखना होगा, तभी संधि के नियम आप समझ पाएंगे। स्वर संधि का जो पहला संधि होता है दीर्घ स्वर संधि, वो इसी नियम पर आधार पर होता है। आगे अपन पढ़ेंगे। तो आ से मिलकर बनता है, बड़ा ई छोटा ई से मिलकर बनता है दोनों, और उ जो है दोनों छोटा उ से मिलकर बनता है। ए जो है अ और ई से मिलकर बनते हैं। ए जो है अ और ए से मिलकर बनता है। ओ जो है अ और उ से मिलकर बनता है, जबकि अ जो है अ और इस वाले ओ से मिलकर बनता है। तीसरा प्रकार का जो स्वर होता है उसे बोलते हैं प्लुत प्रकार का स्वर। कौन सा स्वर बोलते हैं? प्लुत स्वर, जिसमें मात्रा की संख्या होती है 3 गुना, और इसमें उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है। सामान्यतः हमने जो 7 स्वर ये और 4 स्वर है, यानी 7 4 11 स्वरों का इस्तेमाल किया जा चुका है। यानी 11 स्वरों में या तो मूल स्वर होंगे, हस्व स्वर, लघु स्वर होंगे, या फिर दीर्घ स्वर होंगे। तो ये प्लुत स्वर कौन सा होता है? तो हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या के अगर आधार पर देखेंगे, ये होता है ओम। ओम में 3 मात्रा है, अ, उ और ए, म जो है अम वाला मात्रा लगा हुआ है, इसलिए इसे 3 मात्रा, यानी 3 मात्रा होने की वजह से इसको 3 गुना भी कहा जा सकता है। या कुछ शब्दों को अपन मात्रा के रूप में 3 मात्रा के रूप में बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा राम, तो सामान्यतः जब अपन लिखते हैं राम, तो र है, इसके बाद आ की मात्रा है, और आ की मात्रा के बाद म है, और इसके बाद अ की मात्रा है। यानी 1 मात्रा यहां, 1 मात्रा यहां, यानी 2 मात्राएं हुई। लेकिन जब कभी भी ऐसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए? राम, तो इसका मतलब होता है राम। मतलब ये जो शब्द लगाए गए हैं वो लंबा खींचकर चलता है, राम राम। तो ये जो शब्द होते हैं ये मात्रा की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए इसे 3 गुना समय लगता है। इनके उच्चारण में इनमें ज्यादा समय लगता है। तो मूल स्वर, हस्व स्वर, लघु स्वरों की संख्या 4 होती है, इनमें 1 मात्रा है तो 1 गुना समय। जो दीर्घ स्वर है उसमें 2 मात्राएं तो 2 गुना समय, और जो प्लुत स्वर उसमें 3 मात्रा, इसलिए 3 गुना समय लगता है। ध्यान रहेगा। इसके बाद स्वरों के अलग अलग पेपर में, अलग अलग परीक्षाओं में अलग ये भी पूछा हुआ है
कि जीभ के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो जीभ की मुद्रा के आधार, यानी जहां से आप उच्चारण करते हो, तो जीभ के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में विभाजन किया गया है। अगर जीभ के अग्र भाग से आप इस्तेमाल करते हो तो अग्र स्वर यानी दोनों प्रकार के ई और दोनों प्रकार के ए, ई और ए अग्र स्वर कहलाएंगे। मध्य स्वर में एकमात्र स्वर आता है अ। मध्य स्वर में क्या होता है, जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। और पश्च स्वर, इसमें 5 स्वर आते हैं, आ, उ, दोनों प्रकार के उ और ओ, औ। ध्यान रहेगा, जीभ के आधार पर अग्र स्वर ई और ए, मध्य स्वर अ और पश्च स्वर आ, ई, उ, ओ और औ। मुख के आधार पर, यानी मुख का कहने का मतलब है, यदि आप मुख को खोलते हैं या बंद करते हैं, या आधा खोलते हैं आधा बंद करते हैं, इसके आधार पर, मुख के आधार पर, मुख का आकार, मुख का द्वार का आकार कैसा रखते हैं आप, उसके आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। विवर्त, विवर्त का मतलब होता है खुला हुआ यानी ओपन। विवर्त का मतलब होता है खुला हुआ यानी ओपन। इसमें एक स्वर आएगा आ, क्योंकि जब आप आ बोलते हो तो मुंह को खोलना पड़ता है। दूसरा संवृत का मतलब होता है बंद। संवृत का मतलब क्या होता है, बंद यानी क्लोज। जब आप वो बोलते हो, ई बोलते हो या जब उ बोलते हो तो मुख को बंद करके आप बोलते हो। आ को बोलते हो तो मुख खोलकर, जबकि ई उ तो मुख बंद करके बोलते हो, इसलिए क्या कहलाता है, क्लोज यानी संवृत कहलाता है। उसी तरीके से अर्धविवृत यानी आधा ओपन, आधा खुला हुआ हो। तो आधा खुला हो उसके लिए क्या बोलते हैं, अ, ए, ओ और एक शब्द होता है औ। जैसे अपन बोलते हैं डॉक्टर, ये अ जो है ना, ये डॉक्टर वाला है। या कॉलेज, या ऐसे कोई शब्द जिसमें आ लगा हुआ हो, उसमें उसको अर्धविवृत के रूप में यानी आधा खुला हुआ, हाफ ओपन के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी अ, ए, ओ और ए आधे खुले होते हैं। अर्धसंवृत, अर्धसंवृत का मतलब होता है आधा बंद, आधा खुला नहीं, आधा बंद हो। वो कैसे होते हैं, 2 होते हैं, ए और ओ। ये दोनों का उच्चारण लगभग लगभग एक जैसा ही होता है। इसके बाद ओष्ठ के आधार पर देखा जाए तो अवृत्त और वृत्त। वृत्त का मतलब होता है होठ को गोलाकार बनाना। गोल, वृत्त कैसा होता है, गोल होता है। तो वृत्तमुखी वो होंगे जिसमें आप होठों को गोला करते हो उच्चारण करते समय, जैसे उ, ओ, और आ। उ, ओ, और आ, जब आप इनका उच्चारण करोगे तो होठों को क्या कर देते हो, गोल। और अवृत्तमुखी का मतलब होता है जो वृत्त न बने, जिससे वृत्त न बनता हो, वो कौन कौन से होते हैं, अ, आ, दोनों प्रकार के ई, दोनों प्रकार के ए, अ, आ, ई, ए, इनको बिना गोला किए ही मुख को आप क्या कर सकते हो, इनका उच्चारण कर सकते हो। इसके बाद हर स्वर का उच्चारण स्थान भी होता है। कौन कौन से उच्चारण होते हैं, तो जो कंठ से यानी गले से आप उच्चारण करते हो अ, आ और अह, जो ह का उच्चारण करते हो आप गले से करते हो तो अ, आ और अह जो क्या होता है, विसर्ग होता है, इसका उच्चारण कंठ से किया जाता है। तालु, दोनों प्रकार के ई और ई का इस्तेमाल आप तालु की सहायता से करते हो, यानी वायु को तालु की तरफ दबाते हुए उच्चारण करते हो आप। मूर्धा से, मूर्धा किसे बोलते हैं, मूर्धा आपका जो मसूड़े हैं वो, और जहां से सामने के जो दांत निकलते हैं वो, तालु जहां पर खत्म होता है और जहां पर दांत शुरू होता है उस स्थान को मूर्धा कहा जाता है। री का जो उच्चारण किया जाता है, री जब आप उच्चारण करोगे तो आप जीभ महसूस करोगे कि आपका जो जीभ है वो दांत के सामने, सामने वाले दांत के पीछे जहां पर मसूड़े लगे हुए हैं, जहां पर जड़ें हैं, दांते की जड़ें हैं, वहां पर क्या करते हैं, ये उच्चारण करवाते हैं। चौथा स्थान होता है दंत। दंत से कोई स्वरों का उच्चारण नहीं होता है, दंत से केवल व्यंजन का उच्चारण होता है, वो भी त वर्ग। तो दंत से कोई उच्चारण। ओष्ठ, ओष्ठ जो है 2 वर्णों का उपयोग उ और उ की सहायता से बोला जाता है। इसके बाद है कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। कंठ तालव्य में ए और कंठोष्ठ में ओ और आते हैं। कंठ तालव्य में इसलिए क्योंकि जब ए का उच्चारण होगा, जब आप ए का उच्चारण करते हो तो ए किससे बना होता है, अ और ई से, अ और प्लस ई से। अ जो है ये कंठ से बोला जाता है और ई जो है ये किससे बोला जाता है, तालु की सहायता से बोला जाता है। इसलिए कौन सा बन जाता है,
कंठ तालव्य व्यंजन कहला जाता है, क्योंकि एक कंठ से बोला गया, एक तालु से बोला गया, दोनों ए दोनों। और ओ औ कंठ ओष्ठ कहलाते हैं, क्योंकि ओ औ बनते किससे हैं? एक अ से बनता है और एक उ से बनता है। अ जो है वो कंठ से बोला जाता है और उ जो है तो कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। इसीलिए क्या कहलाता है? कंठोष्ठ वर्ण कहलाता है। तो इनके उच्चारण को आपको क्या करना है? समझना है। परीक्षा में उच्चारण का स्थान भी बोला जाता है। और एक लास्ट है नासिक्य। नासिक्य में केवल एक वर्ण आता है अम, क्योंकि इसको बोलने के लिए नाक की सहायता लेती है। अम को उच्चारण करने के लिए वायु का जो प्रवाह होता है वो नासिका की तरफ जाता है, नाक से इसका हवा निकलता है, इसलिए नासिक्य व्यंजन है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो वो स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 13। मात्रा कितनी होती है? तो 10। ठीक। अयोग वाक्य कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अम का उच्चारण म की तरह, जिसे अनुस्वार कहा जाता है। जिसे विसर्ग कहा जाता है, उच्चारण ह की तरह। फिर मूल स्वर कितने होते हैं? 4। हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4। लघु स्वर कितने होते हैं? 4। कितनी मात्राएं होती हैं इसमें? एक मात्रा। उच्चारण में कितना समय लगता है? 4 गुना। कौन कौन से हैं? अ, इ, उ और री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? आ, इ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें कितनी मात्राएं? 2 मात्रा। कितना उच्चारण में कितना समय? 2 गुना। संधि स्वर कितने हैं? 3। कौन कौन से? आ किससे बना है? अ और अ से। ई किससे बना है? ई और ई से। उ किससे बना है? उ और उ से। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। ए किससे बना है? अ और ई से। ए किससे बना है? अ और ए से। ओ किससे बना है? अ और उ से। औ किससे बना है? अ और औ से। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसमें 3 मात्रा हो, जैसे ओम या राम, ऐसा आप शब्द बनाकर लिख दो। इनके उच्चारण में 3 मात्राएं होती है, 3 गुना समय लगता है। फिर जीव के आधार पर 3 प्रकार के स्वर। अग्र स्वर जिसमें कितने? 4। ई, ए। मूल स्वर वो भी एक है, अ। और पश्च स्वर आ, उ और ओ, औ। मुख के द्वार कर विवृत जिसे ओपन आ। संवृत 4 होते हैं, ई और उ। अर्ध विवृत यानी हाफ ओपन, अ, ए, ओ और आ। और अर्धसंवृत के रूप में हाफ क्लोज यानी ए और ओ के रूप में। ओष्ठ के आधार पर अवृत्तमुखी जिनमें वृत्त न बनता हो, आ, ई, ए। और वृद्धमुखी उ, ओ और आ। उच्चारण का स्थान अगर देखो तो कंठ से अ, आ और अह बोला जाता है, तालु से ई बोला जाता है, मूर्धा से री और दंत से कोई स्वर नहीं बोले जाते हैं। ओष्ठ से उ, कंठ तालव्य जो बोले जाते हैं कंठ और तालु की सहायता से ए, और कंठ और ओष्ठ की सहायता से ओ, और नासिक से क्या बोला जाता है? ये है कंप्लीट स्वर। स्वरों से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सारे स्वरों से किसा क्या है? यही सवाल पूछे जाते हैं। स्वरों से कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है घोष और अघोष, तो मैं आगे आपको घोष और अघोष बताऊंगा, लेकिन आप इतना रखिए कि सारे स्वर घोष होते हैं। सारे स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। जितने भी 11 के 11 स्वर किस रूप में होंगे? घोष वर्ण के रूप में होंगे। घोष और सघोष के बारे में हम अपन आगे पढ़ेंगे। घोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, और अल्प प्राण और महाप्राण कहां होते हैं, ये हम व्यंजन वाले कल वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना याद रखिएगा कि जितने भी स्वर होंगे वो कैसे होंगे? घोष होंगे। दूसरा बात आप ये याद रखिएगा कि ई किसको किसको? ई और री को छोड़कर, किसको किसको छोड़कर? दोनों ई और एक बड़ा ई और री को छोड़कर जितने भी स्वर होंगे, ये जो स्वर होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सारे स्वर पुल्लिंग में आते हैं। स्त्री और पुल्लिंग का विभाजन अपन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां याद रखिएगा कि जितने भी स्वर हैं वो पुल्लिंग में है, छोड़कर किसको? ई और री को। ई और री ये स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी सारे स्वर पुल्लिंग में होंगे। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। तो ये है आपका स्वर। स्वर की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।